हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहां से डीएसएसबी एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस फेडरलिज़म टॉपिक में हमारे करीब 40 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि शासन के विभिन्न स्तरों यानी कि लेवल्स के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। यानी कि जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें जो पावर शेयरिंग का एक आम रूप है वो है वर्टिकल। अब हमने अपनी पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था कि पावर शेयरिंग है वो दो तरीके से होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल में ऊपर से नीचे सत्ता का बंटवारा होता है या पावर शेयरिंग होती है। यानी कि हम आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें जो शासन है उसके 3 फॉर्म या लेवल देखे जाते हैं। सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, फिर होती है राज्य सरकार और फिर होती है थर्ड लेवल की गवर्नमेंट जिसको पंचायती राज इंडिया में कहा जाता है और विभिन्न देशों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग का आम रूप है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में वर्टिकल डिवीज़न है या हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है। तो इसका सही आंसर आएगा वर्टिकल डिवीज़न। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का एक आम रूप है। अब देखिए इस जो फेडरलिज़म चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये इसके बारे में है कि इस अध्याय में संघवाद यानी फेडरलिज्म को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा और भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि संघवाद यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है। हमारा जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि जो बेल्जियम हमने अपने फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में 2 कंट्रीज़ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में एक समझदारी वाला मॉडल अपना के वहाँ की जो पावर शेयरिंग के इशू को सोल्व किया गया। वहीं बेल्जियम में फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया संविधान में संशोधन करके, लेकिन श्रीलंका में जो यूनिटरी रूल है यानी कि एकात्मक शासन को ही कंटिन्यू किया गया, जिससे वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यू रही। लेकिन बेल्जियम में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक हद तक उनका समाधान निकाल लिया गया था। अब हम बेल्जियम के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार यानी कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। यानी कि बेल्जियम में जो संशोधन किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को कम करके स्टेट गवर्नमेंट्स को हैं राइट्स दिए थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बनता है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1993 में बेल्जियम में कुछ बदलाव किए गए थे जिसमें प्रांतीय सरकारों यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए थे, संवैधानिक अधिकार दिए गए थे। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह
संघीय शासन प्रणाली यानी फेडरलिज्म को अपना लिया था। कब? 1993 में। फोर्थ पॉइंट बनता है कि श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे अधिकार हैं।